member rose in favor of the motion, 190 rose against the motion, so the motion is adopted. Opposition को फिर कहता हूँ, आपने जो भी, हम हर तरह की आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं तैयार। बिलों को आप स्टीम रोल करवाते हैं और फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर वो बातें करते हैं जो कुछ तसव्वुर नहीं कर सकता। जो इस नेशनल असेंबली में अहम लेजिस्लेशन हुआ है, हमारा पार्लियामान को बेइख्तियार करके जबरदस्ती से पास करवाए गए हैं। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, अक्सरियती ऑपोजिशन को अक़लियती हुकूमत ने एक बार फिर चारों शाने चित कर दिया। रवा हफ्ते पार्लियामान में फैटिफ समेत 8 कवानीन की मंजूरी हुई। मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक फैटिफ की मतलूबा कानून साजी, जिस पर ऑपोजिशन को सबसे ज़्यादा एतराज़ था, तमाम तर काविशों के बाद भी हिस्ब इख्तलाफ इसे रोकने में नाकाम रही है। सेनेट चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तहरीक एक बार फिर दोहराते हुए ऑपोजिशन के 36 अराकीन गायब थे। हुकूमत के भी 16 मेंबरान की तादाद कम थी। मुख्तसर ये कि हुकूमत के 200 और हिस्ब इख्तलाफ के 190 अराकीन ने कानून साजी में हिस्सा लिया और यूं एक बार फिर ऑपोजिशन को वाज़े अक्सरियत के बावजूद हुकूमत से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑपोजिशन की जानिब से दबाव और पार्लियामानी रवायत की धज्जियां उड़ाकर कानून साजी करने के रवायती इल्ज़ामात तो हुकूमत पर लग ही रहे हैं, लेकिन कल पाकिस्तान बार काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम APC में ऑपोजिशन लीडर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुफ्तगू की और बिलावल साहब ने ये वाज़े किया कि अगर ऑपोजिशन की आवाज़ को नहीं सुना गया तो इस पार्लियामान में बैठने से मुतल्लिक सोचना पड़ेगा। इसके साथ जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए बिलावल ने अपनी हलीफ ऑपोजिशन पार्टीज़ को उनका माजी और उनके माजी के मौक़िफ़ जो है वो याद दिलाया कि मुल्क के अंदर कुछ लोग खातून के सरबराह मुमलिकत होने के मुखालिफ थे। अदलिया आज़ादी की तहरीक में पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया गया और इफ्तिखार चौधरी के मातहत अदलिया को अथॉरिटेरियन बनाने में साथ दिया। ये शिकवे बिलावल साहब ने अपने दाएं और बाएं बैठे आज के हलीफों से सवाल किए। इसी तरह अगर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुने तो उन्होंने भी जजेस और उनकी तकर्री के तरीक़ेकार को तब्दील करने पर बहुत ज़ोर दिया। उन्होंने नज़रिया ज़रूरत और भुट्टो साहब के फ़ैसले से मुतल्लिक जजेस का जिक्र भी किया। ये भी माना कि माजी में सियासतदानों से गलतियाँ भी हुई हैं। अब उन गलतियों में जजेस को कॉल्स करने वाली गलती का एतराफ़ करना शायद शहबाज शरीफ साहब भूल गए थे। अब इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखें तो साफ जाहिर होता है कि ऑपोजिशन बार बार हुकूमत से नाकाम होने के बावजूद आपस में एक दूसरे पर एतबार नहीं करती और आपसी इल्ज़ामात में अब तक उलझी हुई है। दूसरी, ऑपोजिशन पर जो माजी की गलतियों का बहुत बड़ा बोझ है वो नज़र आता है, जिसे वो चाहते हुए भी उतार नहीं पा रहे। तहरीक के अगर हम देखें कि तहरीक जो चलाने की बात हो रही है वो तो कामयाब होती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि तारीख चौराहे से घूमकर ऑपोजिशन फिर उन्हीं बातों पर तकसीम है जिन पर माजी में थी। तो ऐसे में आने वाली APC से हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ेगा? आज की इतला के मुताबिक बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ साहब का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि APC में कुछ बड़ा होगा। लेकिन जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जो शक व शुबहात दोनों साइडों से नज़र आ रहे हैं, उसमें लगता नहीं है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये शायद एक अपने वोटर्स को इंटैक्ट रखने के लिए या एक दिखाने के लिए कि हम अपोजिशन पार्टी हैं, ये शायद करना ज़रूरी है, बट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस पर बात करेंगे कि माजी की जो हालात थे उनको मद्देनज़र रखा जाए तो चीज़ें कहाँ जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़ैन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें कुछ ही देर में माइज़ा हमीद साहिबा, बल्कि हमें जो बताया जा रहा है माइज़ा हमीद साहिबा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ माइज़ा साहिबा से। माइज़ा साहिबा, कल ऑब्वियसली जॉइंट सेशन के बाद जो शिकायत और जो इल्ज़ामात हैं उनका सिलसिला जारी रहा, और पाकिस्तान बार काउंसिल में दोनों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब ने सिस्टम को बहुत क्रिटिसाइज़ किया। पहले तो ज़रा सुनवाती हूँ कि कल शहबाज शरीफ साहब ने सिस्टम के बारे में क्या कहा। प्रोड्यूसर ज़रा वो सुनवाइए। मुल्क के अंदर इंसाफ के हवाले से नशेब फराज आते रहे, वो अदवार भी
आपको याद होंगे जब मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस में किस तरह जस्टिस कार्निस ने डिसेंडिंग नोट लिखा था, और फिर वो भी दौर आपको याद होगा और उन जज साहब का भी नाम याद होगा जिन्होंने पहली मर्तबा नज़रिया ज़रूरत को इंट्रोड्यूस करवाया। इन 73 सालों में ये गहराई और ये ऊंचाई क्यों? उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ अदवार में डिक्टेटर्स ने अपने मर्जी की अमेंडमेंट्स करवा के अदलिया को भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया। अच्छा जी, ये तो शहबाज शरीफ साहब कल जो है वो उनका ये जो एक डेमोक्रेटिक रवैया है, डेमोक्रेटिक उनकी जो नॉर्म्स है उनकी बात करते हुए नजर आए। ज़रा माजी भी याद कराते हैं शहबाज शरीफ साहब को कि माजी उनका क्या था। प्लीज साहब ज़रा वो भी सुनवा दीजिए। बात करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਂ ਦਾ ਸੁਣਾ ਨੌਂ ਦਾ ਜੀ ਨੌਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੋਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। अच्छा मैनू उन्होंने कहा जी बड़े भाई साहब की मेहरबानी लगी और ध्यान करना चाहिए चौधरी सर हो गया मैंने। अच्छा उन्होंने की होया जी वो थोड़ा कोई बना के लाया जी का हाँ चौधरी सरोवर का ख्याल करना चलो जी कोई बस करता ही मेरे साहब ने क्या ख्याल खत्म होगा। बड़ी मेहरबानी। माइज़ा साहिबा, जब बात होती है कि जी सिस्टम ख़राब हुआ और हमने जो सिस्टम है वो चल नहीं सका और उसमें बड़ी खामियां हैं, तो क्या आप समझती हैं कि आपको भी एज अ पार्टी शायद जो ये माजी की कोट अनकोट गलतियां हैं उनके लिए शायद अपोलोजाइज करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम को पोल्यूट करने में तो आपने भी अपना किरदार अदा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। पॉइंट ये है कि कल अगर आपने इजलास की कार्रवाई देखी हो तो उसमें जो फैटफ का जो था बिल, उसके अंदर हमने पूरी तरह सपोर्ट किया हुकूमत को, लेकिन हुकूमत का जो रवैया था, मतलब 9 कवानीन थे जिस पे जो है हमने पूरी तरह उनको माइज़ा वो मैं आती हूँ उस पे, मुझे इसका तो जवाब दे दीजिए पहले इसका तो जवाब दे दीजिए कि क्या आप समझती हैं कि सिस्टम को पोल्यूट करने में मैं भी उस तरफ आई उसी तरफ आ जाना पहले। हाँ उसी तरफ आ जाना। आई एम गोइंग देयर आई एम गोइंग देयर। ओके, माय पॉइंट इज देखें, ये तो नया पाकिस्तान है, यहाँ पे जो है कहा गया इक्वल ट्रीटमेंट दी जाएगी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं उनको जो है ज़्यादा जो है स्ट्रेंथन किया जाएगा, यही कहा जाता था ना कि और जो है वोट भी इस बेसिस पे दिया गया। हमने आप चाहे कहें हम माजी की गलतियां करते रहे, हम ना माने, इट्स अ डिबेटेबल थिंग। बात ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरह आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर आप जो हैं इस तरह का गैर जमहूरी रवैया क्यों रख रहे हैं? कि आपको किस चीज़ का डर है कि आपके जो हमारे मेंबर्स हैं अगर वो उठ के एक डिबेट कर लेते हैं अमेंडमेंट पे, तो आपको इससे क्या इनसिक्योरिटी है? तो ये पॉइंट था जिसके ऊपर जो है बहुत बुरी तरह रिफ्लेक्ट किया गया उसकी तरह जो नेशनल असेंबली में कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बिल्कुल जो है रोंदा गया। और मैं समझती हूँ कि अगर ये पीटीआई कर रही है तो ये वर्स्ट तरीके से कर रही है। अब जो फैटफ के आप लॉ की बात कर रही हैं, देखिए मैं फैटफ के लॉ की बात नहीं कर रही, आपने कन्वीनियंटली मेरे सवाल को मैं जो कह रही हूँ तो आपने इग्नोर कर दिया है। मैं कह रही हूँ कि आप जब बात करते हैं कि जस्टिस सिस्टम यहाँ पे, ये कहा है कि आप कहती हैं जी मारिया, आप कहती हैं कि वो हमने गलतियां की, ठीक है, मैं समझती हूँ कि ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, हमने गलतियां की ये, लेकिन हमने कभी ये नहीं किया कि पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट, अगर अमेंडमेंट दी हुई है एक मेंबर ने तो उसको वो अमेंडमेंट पढ़ने ना दी जाए। जिस तरह आप शायद खाकान अब्बासी साहब ने सिर्फ अमेंडमेंट पढ़नी थी, उससे कोई और इशू नहीं होना था, और स्पीकर साहब ने अमेंडमेंट जो है वो पढ़ने नहीं। इस पे बिल्कुल आऊंगी जो परसों जो है वो ऐवान में हुआ, उस पर बिल्कुल आऊंगी। पर माजरत के साथ अगर आप ये कहें कि अच्छा हमारी गलती ये वाली तो नहीं, ये वाली थी, वो वाली तो नहीं, वो वाली थी, माजरत के साथ आपका इस सिस्टम को ख़राब करने में आपने पूरा हिस्सा डाला है। मैं ज़रा आमिर हसन साहब की तरफ चलती हूँ, फिर ज़ैन कुरैशी साहब के पास भी जाऊँगी। आमिर साहब, गो के इस वक्त आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है वो आप इस वक्त इत्तेहादी की तरह जॉइंट अपोजिशन के तौर पे बैठे हुए हैं, बट एज ए लॉयर, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए पॉलिटिशियन,
आप क्या इंडोर्स करते हैं जो रोल रहा है PMLN का, ये कॉल है या फिर वो एक और जो है वो बेनज़ीर साहिबा को और जरदारी साहब को जो सज़ा देने वाली कॉल्स हैं वो भी लीक हुई, क्या आज आप इनको इंडोर्स करते हैं? क्या आप समझते हैं कि इन सारी चीज़ों ने डेमोक्रेसी को वीक नहीं किया, सिस्टम को वीक नहीं किया? क्या आप समझते हैं इन्होंने अपना किरदार अदा किया है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिल्कुल इन सारी बातों ने सिस्टम को वीक किया है, जमहूरियत को ख़राब किया है, पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती को बहुत पीछे लेके गए हैं हम लोग, और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जैसे पनपनी चाहिए थी और इंसाफ के जो तकाजे थे वो पूरे नहीं हुए। और अगर आपने चेयरमैन साहब की कल की तकरीर सुनी तो जो 4 मिनट पहले उन्होंने बात की उसमें उन्होंने यही बात की थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो करप्ट या सिक्योरिटी रिस्क कहते थे, बहुत से लोग इधर मौजूद हैं, लेकिन आज खुदा का शुक्र है कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहीद और उनकी जद्दोजहद को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जिन जमातों से जो गलतियाँ हुई उसी के बाद हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने ख़ुद माफ़ किया था उन हुकूमतों को, उन हुकूमतों के अरबाब इख्तियार को, या मैं खुल के कहूँ तारीख़ की बात है, कोई ऐसी नहीं कि जिस पे गुस्सा किया जाए। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मोहतरमा के साथ साइन किया था तो उसमें बहुत सी बातों की तलाफ़ी हुई थी। उन्होंने ये माना था और पीपल्स पार्टी के साथ ये साइन करने का मकसद ही ये था कि गलतियाँ हुई हैं। अब मोहतरमा के बारे में जो मलिक क्यूम साहब को और जरदारी साहब को सज़ा देने के बारे में जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट रही हैं वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, तारीख़ का हिस्सा है, हमारी स्याह तारीख़ है वो भी। फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब के बारे में कहा और 12 उन्होंने फिर उससे माजरत भी कर दी। तो मैं समझता हूँ अगर कोई इस्लाह कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, यही बड़ी बात है। नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ी बात करने दे पूरी। जी आमिर साहब, जब कोई आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने देना चाहिए। हम समझते हैं कि अगर हम अपने ज़ाती दुखों के ऊपर मुल्क के सिस्टम को आगे नहीं बढ़ने देंगे और अपने ज़ाती तकालीफ को प्रायोरिटी देंगे और मुल्क के निज़ाम को हम पसे पुश डाल देंगे तो फिर हम ज़ाती रोएंगे। इसमें तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट देना कि हमने दुख सहे हैं, हमने तकलीफें सही हैं और हमने इन्हीं को माफ नहीं किया। क्या हमने पाकिस्तान की अदलिया पे कोई हमला किया है? हमने कोई उनसे कोई बदला लिया है? हमने क्या जिन जर्नैलों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिलवाई आपका एक डिटेल मौक़िफ़ आ गया, लेकिन मसला ये है ना कि जाती दुखों की बात नहीं है। जो आप सिस्टम को जो है वो आप उसको वीक कर रहे हैं तो जाती दुखों से बात आगे चली जाती है। हमने फिर इसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद हमने मेमोगेट भी देखा, फिर आपने कहा जी आगे बढ़ना, उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी भी कर ली। फिर 2018 का इलेक्शन आया, उन्होंने फिर कहा कि जी आपने जो है वो लूटमार की है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, सिंध कराची को जो है लाहौर बना के दिखाएंगे। फिर बलोचिस्तान आगे बढ़ते बढ़ते सरजनाजी से आपका बलोचिस्तान भी जो है वो हो जाता है। तो आगे नहीं बढ़े ना, दोनों साइडों से आप आगे नहीं बढ़े। कल अगर आपने जो तकरीर का जिक्र किया, कथा कलामी की माफी, सर गुजारिश सुने ना, गुजारिश सुने सर, गुजारिश सुने आमिर साहब गुजारिश सुने, नहीं आमिर साहब गुजारिश सुने ना, बातों को इतना रिकॉर्ड पे ना रखें। नहीं आमिर साहब गुजारिश सुने ना, कल बिलावल भुट्टो की जो डिटेल तकरीर थी उसमें आप जो हवाला दे रहे हैं उसमें उन्होंने ईंट से ईंट का भी जिक्र किया, तो आगे तो ना बढ़े ना, तो ये तो बात ना करें। मैं ज़रा ज़ैन कुरैशी साहब की तरफ चलती हूँ। ज़ैन कुरैशी साहब, मकाफ़ात अमल है, कल तक वो चीज़ें या वो सिस्टम जो फैसिलिटेट करता था, बिलखुसूस अगर नून लीग की बात की जाए, आज उसी पे वो जो है वो उसी पे अगर वो सिस्टम जो है वो लगता है उनको कि उनके अगेंस्ट जा रहा है तो उसी पे शक व शुबात का जो है वो इजहार किया जा रहा है, क्योंकि माजी में खुद इन चीज़ों का सहारा लिया गया है। ये तो चलिए ऑपोजिशन की बात हो गई। मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ कि जो आप चीज़ें कर रहे हैं, जिस तरह आप सिस्टम को चला रहे हैं, क्या आप नहीं समझते कि आप भी कोई इसमें अपना पॉजिटिव किरदार नहीं अदा कर रहे? आगे जाके आप मजीद सिस्टम को वीक करेंगे। मतलब जिस तरह आपने चीज़ें बुलडोज की हैं वेंसडे वाले दिन जो ऐवान में हुआ, दैट आई मीन समझ नहीं आ रही कि आप कर क्या रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबा शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। मैं ऑनेस्टली और इसमें कोई मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू बी सिनिकल और sarcastic इन एनी वे, मुझे वाकई ही नहीं समझ आ रही आप क्या कह रही हैं बुलडोजिंग के बारे में और मायजा बीबी क्या कह रही हैं। देखिए, मायजा बीबी खुद कहती हैं कि जी हमने 7 out of 9 जो बिल्स थे उनके ऊपर हुकूमत को हमने सपोर्ट किया।
12 नशिस्तें होती हैं फैटिफ के ऊपर। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के अंदर तफसील से बिल जो है डिबेट किया जाता है। ये मत भूलिएगा कि जो आमला का जो बिल है जिसके ऊपर आपको आज खदशात जाहिर हो रहे हैं, इसका इनिशियल ड्राफ्ट मुस्लिम लीग नून के दौर का बनाया हुआ है। इस सारे के बावजूद आप ऐवान में आते हैं, ठीक है जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कोई फैसले होते हैं, फ्लोर द हाउस पे आके कोई फैसले किए जाते हैं। बात बड़ी सिंपल है एंड दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द मैटर। आपके इल्म में है अक्टूबर में प्लानरी होनी थी फैटिफ की, और हमें इन क्लियर टर्म्स फेब्रुअरी वाली जो पिछली प्लानरी थी फेब्रुअरी में कह दिया गया था कि जी आपकी 17 एक्शन आइटम्स हैं जो अगर आपने पूरे ना किए तो आपको अक्टूबर के अंदर जो है मायूसी का सामना करना पड़ेगा। वी डिड नॉट हैव टाइम, दिस वी वर लिटरली एट द एज। अब हम बिल्कुल आखिरी 11th आवर पे आ चुके थे। आपके इल्म में है कि यही कौमी असेंबली का इजलास जो है एक हफ्ता पहले होना था, इसी इजलास को एक हफ्ता आगे किया गया ताकि ऑपोजिशन की जो ओपिनियन है या उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। अब इस सारे के होने के बावजूद भी आप कहते हैं कि बुलडोज किया, कैसे? अच्छा, मैं अब जरा अब आपने कह दिया, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। बुलडोज इस तरह, मैं चलें आपकी बात अगर मान भी लूँ कि आपके जो हैं वो 200 लोग और इनके 190 लोग थे, अगर ऑपोजिशन जो है वो रिकाउंट मांग रही है कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे 190 लोग थे, इनके 187 थे, तो अगर ऑपोजिशन जो है रिकाउंट मांग रही है आप रिकाउंट करवा देते, वो आपने नहीं करवाया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं जो मैं अर्ज करूं डॉक्टर साहबा, एक सेकंड मैं आपको लेट मी स्टॉप यू राइट हेयर। रिकाउंट पे किसी ने इतराज़ नहीं किया था, रिकाउंट करने के लिए तैयार थे। ऑपोजिशन कहती थी कि आप डिवीजन करवाएं, ठीक है जी, जो हम गैलरीज में जाके डिवीजन करते हैं। उसके ऊपर स्पीकर ऑफ द हाउस ने अपनी सीट पर बैठकर रूलिंग दी और उन्होंने रूल को कोट किया। बैरिस्टर साहब शायद मेरे से बेहतर समझते हैं लॉ को। उन्होंने रूल कोट किया, उन्होंने कहा कि जी सीट पर खड़े होकर वोट होता है इसका, वो हमने वोट कराया। उसके बाद अपोजिशन ने जो है पहले कागज़ फाड़े, फिर जो इनकी हस्बे रिवायत वॉकआउट कर गए। एक तरफ से बिलावल भुट्टो साहब तकरीरें करते हैं जी और अक्यूज़ करते हैं पार्लियामेंट को रबर स्टैंप होने की, उसके बाद जमहूरियत के दावेदार बनते हैं और उसके बाद जब मौका आता है अपनी बात करने का तो वॉकआउट कर जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि जी हमने बुलडोज कर दिया। आप तो ऐवान ही छोड़ के चले गए थे, हमने क्या बुलडोज करना था? नहीं तो दूसरी बात मायजा बीबी ने बात की कि जी शाहिद खकान अब्बासी साहब को, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। मायजा बीबी ने बात की शाहिद खकान अब्बासी साहब को बात करने का मौका नहीं दिया गया, ये सरासर गलत बात है। शाहिद खकान अब्बासी साहब को बिल्कुल बात करने का मौका दिया गया था, उनको माइक दिया गया था, उन्होंने वो मूवर थे अमेंडमेंट के। मसला यहाँ पे खड़ा हुआ जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाज नॉट अ मूवर ऑफ द अमेंडमेंट, देयरफॉर एज पर रूल्स वो बात नहीं कर सकते थे। शाहिद खकान, मैं ये रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कहना चाह रहा हूँ, शाहिद खकान अब्बासी साहब को बात करने से किसी ने रोका था और स्पीकर ने उनको फ्लोर दिया था। ठीक, लेकिन एक जो बात ऑपोजिशन बार बार उठा रही है वो ये है कि जो आप कह रहे हैं ये फैटिफ में करना जो है वो नागुज़ीर हो गया था। ऑपोजिशन बार बार ये बात कर रही है कि क्या, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे पता है उनकी क्या डिमांड्स हैं। फैटिफ ने कहाँ ये डिमांड किया? आप ऑपोजिशन को क्या दिखा पाए? आप उनको भी तक सेटिस्फाई नहीं कर पाए इस पर कि कहाँ उनकी ये डिमांड है कि ये अमेंडमेंट्स इस तरह की होनी चाहिए। देखें, उन मीटिंग्स का हिस्सा मैं तो नहीं था, ये लोग रहे हैं, बट अगेन अगर ऐसी कोई बात ये भी सही, ये इन्होंने 12 नशिस्तों की तवील गुफ्तगू के बाद ये फैटिफ का जो फैटिफ के अंदर लेट्स बी क्लियर जो आमला का बिल है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का बिल है, उसके ऊपर हमें इनको खदशात हैं। तो अगर देखें, अगर लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर हमने कंसेंसस क्रिएट करना होता ऑपोजिशन के साथ, ऑपोजिशन ने हमारे साथ, तो 12 नशिस्तों में तो वो हो जाता। बात बड़ी अच्छी है और मैं बैरिस्टर साहब को बिल्कुल क्रेडिट देना चाहूँगा इस बात का, उन्होंने बड़ी दुरुस्त बात की है। अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत ही माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि जब हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रखते हैं तो फिर इस किस्म की डिस्क्रिपेंसीज आती हैं। फैटिफ का बिल जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिल नहीं है, ये इमरान खान का बिल नहीं है, ये पाकिस्तान की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आपको इस बात का पता है कि आपको इस बात, मेरी फैटिफ को जब इंटरट्वाइन करते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल के साथ, तो कह रहे हैं शिकें जो है ये कहा गया है कि फैटिफ की तरफ से डिमांड आई है, तो सवाल तो उस पर उठते हैं ना ज़ैन कुरैशी साहब कि कौन से मुल्क में ये उन्होंने डिमांड की है कि ये इस तरह होना चाहिए, आप जो है सर्वेलेंस कर लें जाके, उसके बाद 60 दिन का टाइम ले लें मैजिस्ट्रेट से, फिर मजीद 60 दिन का टाइम ले लें। तो वो हम भी कह रहे हैं, मीडिया भी कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं जी दिखा दें कि फैटिफ की कहाँ से डिमांड आई है। हम तो इस बारे में बात कर रहे हैं।
اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر آ جاتے ہیں. بات سنیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, یہ کوئی نئی پاکستان میں کوئی گراؤنڈ بریکنگ لا نیا نہیں بن رہا. یہ ایم پی او کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا تھا اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر ATA کے اندر بھی ایسے ہی موجود تھا. اور وہ کتنے مس یوز ہوئے وہ بھی آپ کو پتا ہے. یہ چیز پہلے بھی ایگزسٹ کرتی تھی. آپ نے اس کو لیگل کور مزید دے دیا. ٹھیک ہے, لیکن وہ بلز کس نے بنائے تھے, وہ لاز کس نے بنائے تھے؟ مسلم لیگ نون. آپ تو تبدیلی لانا چاہ رہے تھے نا زین صاحب یو وانٹڈ ٹو برنگ تبدیلی. آپ اس کو جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو لیگل کور دے دو. اینٹی ٹیررزم کا لا آپ کو پتا ہے کتنا 780 ہے, کتنا مس یوز ہوتا ہے. پیکا کا دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. جی میں I can vouch for this myself. میرے اپنے گھر میں اس طرح یہ ہوا ہے کہ کسی نے کوئرس کرنے کے لیے, جان کی بلیک میل کرنے کے لیے پیکا کا جو لا ہے اس کو بیچ میں انووک کر دیا ہے. I am a victim of this myself. I know کتنا جو ہے وہ مس یوز ہوتا ہے. تو آپ نے تو لیگل کور دے دیے ہیں ان لاز کو. میں آپ کی بات کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا واہ ویلا مچا دیا اس کے اوپر جیسے کوئی نئی چیز ہم نے کی ہے. ہمارے ملک کے اندر مینٹیننس پبلک آرڈر کے تحت اور 780 کے تحت یہ قانون پہلے بھی موجود تھے. یہ ہم نے کوئی نیا قانون نہیں بنایا. فیکٹ آف دا میٹر از کہ مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ ہم اپنے ذاتی انٹرسٹ کو نیشنل انٹرسٹ کے اوپر رکھ رہے ہیں. اصولاً طور پہ اپوزیشن کو فیٹف کے اوپر جب یہ بل پیش ہوا تھا حکومت کو آ کے سپورٹ کرنا چاہیے تھا اس کے اوپر. اینڈ یہ کہنا کہ جنہوں نے بلڈوز کر دیا, میں اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں. 12 سیشنز, 12 very long sessions میں ذرا عامر حسن صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. میں ذرا عامر حسن صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں کیونکہ obviously لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں. عامر صاحب ایز اے لیگل ایکسپرٹ, ایز اے لیگل مائنڈ, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے بلز جو ہیں, یہ کتنے لاز جو ہیں یہ مس یوز ہوتے ہیں. 780 ہے, جہاں کسی کو جو ہے وہ آپ نے ہراس کرنا ہو 780 آپ لگا دیتے ہیں. اب مزید اس میں جو ہے بات ہو رہی ہے کہ اس میں کلیئرٹی بھی نہیں ہے کہ کون کرے گا, کیا پری ریکوزٹس ہوں گے, کیا ہوگا, کیا وہ بھی کوئی اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں جو ہے مزید ایک آپ نے کور دے دیا ہے وکٹمائزیشن کے لیے, مزید کور دے دیا آپ نے, جہاں آپ کا دل کرے گا آپ مس یوز کریں گے اس لا کو. یہی ہمارا بنیادی ان سے جو اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ تھی. وہ ایک دو یہ ترامیم ہیں جن کے اوپر ہم لوگوں نے انہیں امینڈمنٹس بھی پیش کی, بڑا سمجھایا بھی. قریشی صاحب جو بار بار فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات کے اوپر ترجیح, اور بالکل پیپلز پارٹی کا یہ نظریہ رہا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس حکومت نے اپنے ذاتی مفادات کے آگے پاکستان کے وہ قوانین جو ریاست کی ضرورت تھی انہیں متنازع بنا دیا, بلڈوز کی. اب دیکھیں 780 کی آپ نے اگزامپل دی ہے. میں جانتا ہوں کہ تھانوں کے اندر کس طرح پیسے دے کے اپنے مخالف کے خلاف 780 لگوائی جاتی ہے, اور تاکہ اس کی بیل نہ ہو سکے اور وہ دہشت گردی کی عدالتوں کے اندر خوار ہوتا رہے. اور پاکستان کی تاریخ کے اندر مخالف سیاستدانوں کے خلاف ڈاکٹر صاحبہ یہ جو پہلی ٹیررزم کے بارے میں یہ جو شکیں آئی تھیں سب سے پہلے آصف علی زرداری صاحب کے خلاف استعمال ہوئی کہ انڑ کی ٹانگ کے ساتھ انہوں نے بم باندھ دیا اور ان کے بم کا بھی کیس ان کے اوپر بن گیا, دہشت گردی کا. پھر آپ نے دیکھا یہ ریسنٹ پاسٹ میں ڈاکٹر عاصم صاحب کے بارے میں وہ جو جیٹ بلیک ٹیررسٹ کے بارے میں قوانین بنے تھے, وہ سارے ڈاکٹر عاصم کو اٹھا کے کس طرح انہیں رکھا گیا آپ کے سامنے اور اس کے بعد کچھ ثابت نہیں ہوا. اور ہمیشہ سے مخالف سیاستدانوں کے خلاف حکومت کے مخالف جو بولتا ہے, ابھی انہوں نے ایم پی او کا ذکر کیا, اب یہ کیوں یہ سارا بنتا ہے, یہ 144 کیوں نافذ کی جاتی ہے کہ کوئی بندہ اظہار رائے کا حق چھینا جائے, اسمبلی کا حق چھینا جائے اس سے. وہ جو کانسٹیٹیوشن دیتا ہے, جو کانسٹیٹیوشن بڑا ہے, قانون اس کے تابع ہے, لیکن آپ قانون سازی ایسے کر دیتے ہیں کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ کم ہو جاتے ہیں اور آپ قانون کو تگڑا کر دیتے ہیں. ہمارا یہی تھا کہ آپ ایسے قوانین نہ بنائیں جو مس یوز ہوں. آپ نے تو اپنے 10 12 15 20 50 مخالف سیاسی مخالفین کے خلاف وہ مقدمات بنانے ہوں گے, لیکن وہ جو ہزاروں کی تعداد میں عام لوگوں پہ استعمال ہوگا, جس پہ ہماری پولیس پیسہ کمائے گی اور لوگوں کو جس طرح سے اس میں خراب کرے گی اور جس طرح تنگ کرے گی اور عدالتوں کے آگے معاملات کس طرح لیٹیگیشن بڑھے گی, یہی ہمارا بنیادی ان سے سوال تھا کہ ہم لوگ دیکھیں یہاں پہ جو قانون صاحب فیٹف کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے جیسی جماعت جو دہشت گردی کے خلاف کمیٹڈ ہے, ہم ہر قانون کے لیے ان کے ساتھ حاضر ہیں. ہم نے خود نے کہا کہ یہ قانون سازی کریں,
اب وہ جماعت تو اس کا کریڈٹ نہ لے جنہیں کوئی طالبان خان بھی کہتا ہو, جو اسامہ بن لادن کو شہید بھی کہتے ہوں, جو احسان اللہ احسان کو بھگا بھی دیتے ہوں, جو طالبان اور دہشت گردوں کے ہمدرد کہلاتے ہوں, وہ کہیں جی ہم دہشت گردی کے خلاف قانون سازی کر رہے ہیں. نہیں کر رہے آپ دہشت گردی کے سیریس ہوتے تو ڈاکٹر صاحب میں ابھی کہتا ہوں قریشی صاحب ایک پولیٹیکل فگر ہے, ان کے والد بھی ایک پولیٹیکل فگر ہے. اگر ایک قدم, آخری فکرہ ہے, اگر ایک قدم اتر کے پرائم منسٹر صاحب آگے بڑھیں اور سب کو بلا کے کسی بھی طرح کی اچھی قانون سازی ریاست کے حق میں, عوام کے حق میں کروانا چاہے, تو میں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی پارٹی پیچھے نہیں ہٹے. کوئی پارٹی پیچھے نہیں ہٹے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ماجد صاحبہ, جو پرسوں اسمبلی میں ہوا اس پہ تو ہم سوال کر ہی رہے ہیں اور آپ کے سامنے زین قریشی صاحب سے ہم پوچھ بھی رہے ہیں کہ غلط ہوا, لیکن اگر آپ ایک عام آدمی سے اس پہ سوال کریں تو ایک عام آدمی کا پرسیپشن یہ ہے کہ یہ اپوزیشن جماعتوں کی اور حکومت کی انڈرسٹینڈنگ تھی, یہ ملی بھگت سے جو ہے وہ سب کچھ ہوا, کیونکہ آپ جیسی جو آپ ساری پارٹیز ہیں, اپوزیشن پارٹیز ہیں, آپ کو جمہوریت کی شاید ڈیفینیشن بھی نہیں پتا, جمہوریت آپ کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. وہ حوالہ ہم نے کیونکہ بہت سارے لوگوں سے بات کی, ہم باکس واپس کے لیے آج جو ہے وہ گھوم رہے تھے, تو عام آدمی یہ کہتا ہے کہ جی دیکھیے سینٹ چیئرمین کے معاملے میں جو ہوا, ان پارٹیز نے اپنے جو لوگوں جنہوں نے ووٹ کیا اگینسٹ یا ابسٹین کیا, کیا ان کے لیے انہوں نے کیا ایکشن لیا؟ کچھ بھی نہیں. بزدار صاحب سے ان کے لوگ جا کے ملتے رہے, کہا جی شو کاز دیں گے, فلان کریں گے, کیا انہوں نے کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ وہ کہتے ہیں, ان کا ماننا ہے کہ یہ پارٹ آف دا اسٹریٹجی تھا, کیونکہ جب آپ پارٹیز میں خود جو ہے جمہوریت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تو آپ یہ کیا جو ہے وہ درس دے رہے ہیں, آپ کے اندر الیکشنز نہیں ہوتے. ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک آپ نے ایک سوچی ساجی جو ہے وہ سازش تھی جو آپ نے, جس میں حکومت کو آپ نے سپورٹ کیا, اور اب آ کے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کتنے ڈیموکریٹک ہیں. دیکھیں ماریا, اگر جمہوریت کی بات کریں تو جمہوری لیڈرز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے سزائیں بھی کاٹی ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب نے آ کے اپنی بیمار اہلیہ کو چھوڑ کے اپنی بیٹی کو لے کے یہاں پہ آ کے جیلیں بھی کاٹی ہیں. اقامہ پہ جو ہے ان کو نکالا بھی گیا ہے. بہت سے الزامات ایسے ہیں جس سے وہ جو ہے انہوں نے, بہت سے لیڈرز ہمارے ایسے ہیں جس طرح کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, دیگر لوگ ہیں جن کو جو ہے جو لوگ مسنگ تھے سعد رفیق صاحب نے پوچھا ہے, پہلے بھی ہو چکا ہے, کیوں نہیں کچھ کرتے؟ مجھے سن لینے دینا, نہیں بات سن لینا. دیکھیں ہم جمہوریت کو سب سے آگے رکھتے ہیں, ہم پارلیمنٹ کی بقا کو سب سے آگے رکھتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ کو کسی طرح بھی جو ہے نقصان پہنچے, جمہوریت کو کسی طرح نقصان پہنچے. فیٹف کا جو معاملہ ہے اس کے اندر جو ہے ہم حکومت کے ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ تھے, اور ہم چاہتے تھے کہ یہ حکومت اور اپوزیشن اکٹھے مل کے جو ہے, بیکاز یہ گرے لسٹ کا معاملہ تھا تو اس لیے ہم لوگ پوری سنسیریٹی کے ساتھ حکومت کے ساتھ چل رہے تھے. وزیر اعظم صاحب نے بہت سے الزامات لگائے اپوزیشن پہ, ان کو چاہیے اس پہ وضاحت دیں. زین قریشی صاحب میرے بھائی ہیں, پر بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے کچھ آپ کی امینڈمنٹس جو ہیں اس کے اوپر پوری طرح ہم ایگری کر رہے ہیں, کچھ امینڈمنٹس ہیں جن کو ہم نے جو ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس ڈسکس کرنا تھا یا ڈیبیٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اب ہم بڑی جلدی میں تھے, ایک ہفتہ پہلے اجلاس ہونا تھا یا ایک ہفتہ بعد میں اجلاس ہونا تھا. دیکھیں 1 day or 2 days don't make a difference. What makes the difference is آپ کتنے ڈیموکریٹک ہیں جب آپ کی پارٹیز کے اندر, ڈیموکریٹک پارٹیز کے اندر جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوتا, آپ لوگ کوئی ایکشن لے رہے ہیں. Let me clarify my statement. میں یہ چاہ رہی ہوں کیونکہ دیکھیں ہم پہلے بھی نیشنل اسمبلی میں رہے ہیں, کبھی اتنی انسیکیورٹی نہیں ہوئی کہ آپ جو ہیں ممبرز کو, اب شاہد خاقان عباسی کی بات کر رہے ہیں, میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی جب شاہد خاقان عباسی had to
वो उन्होंने अपनी अमेंडमेंट को रीड करना था, रीड करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, तो उन्होंने स्पीकर साहब ने उनको इतनी जल्दी थी कि उन्होंने इग्नोर किया और उन्होंने आगे बढ़ गए। बात ये है कि जब आप इस तरह बुलडोज करेंगे पार्लियामेंट को, आप इस तरह बुलडोज करेंगे ऑपोजिशन को, तो फिर जो है हम लोग वॉकआउट करेंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप इस तरह के लॉज बनाएंगे जिसमें, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, मारिया जस्ट लेट मी कंप्लीट। अवाम के मामले में अगर आप देखें, आप किसी को जो है FIR काटे बगैर जो है उसको जेल में देखिए, मर्डर का केस होना तो तब जो है आप जाके किसी को वैसे जेल में लेके जाते हैं, अब आप किसी को भी उठा के लेके जा सकते हैं। दो चीजें, अच्छा अब आपकी बात होगी कौमी, बिल्कुल कौमी मामला है, लेकिन ये आपकी तरफ से ही जो आपकी हुकूमत में ये सजेशंस आई थी, अब सुन लेना माई साहब सुन ले। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप लोग चाह रहे हैं ये सिस्टम बेहतर हो, पहले आप मुझे ये जवाब दे दें, चौधरी सरवर में जो वोट्स लिए आपने क्या किया, इन लोगों जो आपके लोग मिसिंग थे उनके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? सिस्टम की बेहतरी की बात कर रहे हैं ना आप कह रहे हैं कि बुलडोज हुआ है, सारा कुछ हुआ, वो तो बात हो गई। मुझे बताएं आप क्या इनके खिलाफ एक्शन क्या ले रहे हैं? क्योंकि ये एक परसेप्शन जा रहा है कि आपने ये हुकूमत को एक तरह से कुशनिंग दी है। बहुत से देखिए, हमने बिल्कुल नहीं दी। हमारे कुछ मेंबर्स मुल्क से बाहर थे, कुछ मेंबर्स जो हैं वो बीमार थे और उनको ट्वीट देखी आपने, और वो फिर भी अपने डॉक्टर के साथ व्हील चेयर पे पार्लियामेंट के अंदर आए। पूरे की ट्वीट देखी आपने? आप इनसे पूछें, आप इनसे पूछें। चले छोड़े, ठीक है, चले छोड़े उसको। मैं जरा हुकुम के नंबर तो पूरे हो गए ना, थोड़ी सी बैरिस्टर साहब से एक चीज, नहीं भाई साहब, मुझे जरा ब्रेक पे जाने से पहले मुझे जरा देखिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल जो है, चले मुझे उस पे बात हो गई, मुझे वो तो उस पे तो बात हो गई। मुझे जरा बैरिस्टर साहब से पूछने दीजिए। बैरिस्टर साहब ये बताइए, अब जैसे आपने कहा हम माजी को जो है वो भूल जाते हैं, खैर कल बिलावल साहब की बातों से लग नहीं रहा था कि माजी को आप भूल रहे हैं, और अगेन क्योंकि ये सारा लीडअप जो है वो हो रहा है आगे जो APC आनी है। आज नवाज शरीफ साहब की बात भी हुई बिलावल साहब से। जब इतनी दूरियां होंगी और जब माजी में इस तरह के बयानात आते रहे होंगे और फिर उनको कहा जाएगा जी मैंने माफ़ी मांग ली या हमने बुला दिया, तो अवाम आपको ट्रस्ट कैसे करें? वाई शुड दे ट्रस्ट यू? आज आप जो है वो कहते हैं इसको घसीटूंगा, उसको ये करूंगा, हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। आपकी आपस में इतनी जो है दूरियां हैं, प्लस आपका एक ट्रस्ट डेफिसिट है, प्लस आपका माजी एक दूसरे के खिलाफ आप तो अवाम को बताते रहें कि कितना बड़ा कौन चोर डाकू है। क्यों आपको अवाम बिलीव करें? आप क्या अवाम को जो है वो दे रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, हम माजी को भूलते नहीं हैं, लेकिन उस तलख यादों की वजह से कोई इंतकाम लेने का इरादा नहीं रखते, और पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान के सियासी रास्ते को और पाकिस्तान की पार्लिमानी रिवायात को पल्यूट नहीं करते। ये पीपल्स पार्टी का स्टांस है, भूलते नहीं है। सर, सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में क्या हुआ? कभी आपके साथ किया गया जुल्म भी भूलता है। जो बलोचिस्तान में हुआ सेनेट में, क्या हुआ सर? पोल्यूशन ही है ना। सेनेट में जो हुआ वो आपको भी पता है। कुछ लोग यहाँ पे जमीर बेचने के लिए तैयार हैं। जरदारी साहब ने कहा था आपको नहीं लेने देंगे सेनेट। दिस इज प्रायर टू द इलेक्शन। ये है सर, प्रायर टू द इलेक्शन ये जरदारी साहब ने कहा था मियां साहब आपको मैं नहीं जीतने दूंगा, और देखा मैंने नहीं जीतने दिया। तो पोल्यूशन तो होती है ना डेमोक्रेसी में। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने जी, मेरी बात सुन ले डॉक्टर साहब, मेरी बात सुन ले। ये देखें, अगर तो आप हमें चाहती हैं कि हम एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लें, तो वो तो नहीं होना चाहिए। इख्तलाफ राय घरों के अंदर भी होता है, सियासत में भी होता है, सियासी मैदान में सियासी मुखालिफिन का भी होता है। क्या जिन्ना साहब का और गांधी जी का सियासी इख्तलाफ राय नहीं था? या लॉर्ड माउंटबेटन के साथ जिन्ना साहब मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। बैठते नहीं है सियासी लोग? नहीं सर, ये बात नहीं है ना। डॉक्टर साहब मुझे बात जरा पूरी करने दें। आप जरा हम पे बहुत ज्यादा मुझे ब्रेक लेनी है, मूड पे हैं। नहीं मैं बिल्कुल मुझे ब्रेक लेनी है सर, मुझे ब्रेक लेनी। ब्रेक से वापस आती हूँ, मैं बात करती हूँ। लेकिन मसला ये है कि जब आप एक दूसरे के बारे में इस तरह की बयानबाजियां करेंगे, जब आप कहेंगे ये चोर है, वो डाकू है, और उसके बाद कहेंगे जी उसने माफी मांग ली, तो अवाम पूछते हैं कि फिर हमें क्यों मिसगाइड कर रहे थे? फिर वो चीजें गलत थी या ये चीज सही है? विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। पायलट्स का मामला हमने डिस्कस करना है। पायलट्स के जो मशकूक लाइसेंसेस का मामला है उसमें एक नया मोड़ आया है। ज़राए के मुताबिक मशकूक लाइसेंसेस के मामले की तहकीकात करने वाली कमेटी ने 262 में से 180, जी हाँ 180 पायलट्स के लाइसेंसेस को क्लियर करार दे दिया है और 82 लाइसेंसेस को जाली करार दिया है। ज़राए के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी की जो कमेटी है उसने 50 लाइसेंसेस की मनसूखी का कहा है, जिनमें से 28 पहले ही मनसूख हो चुके हैं और 22 के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो रहा है, जबकि मजीद 32 पायलट्स ऐसे हैं जिन्होंने इम्तिहान में गड़बड़ की है तो उनको 1 साल के लिए मुअत्तल किया गया है। अब पैल्पा के दावे के मुताबिक मनसूख लाइसेंसेस होल्डर्स में से सिर्फ 13 का ताल्लुक PIA से है, जबकि मुअत्तल पायलट्स में से 9 का ताल्लुक जो है वो PIA से है, यानी तकरीबन 4.95% जो है वो PIA जायली लाइसेंस होल्डर पायलट्स बनते हैं। और अगर 262 की इब्तदाई दावे को देखा जाए तो ग्रैंड टोटल में से देखा जाए तो सिर्फ तकरीबन 1.5% PIA के पायलट्स बनते हैं। लेकिन 141 का दावा किया गया था शुरू में, नतीजा क्या हुआ कि PIA का फ्लाइट ऑपरेशन ठप हो गया। और अगर बात की जाए कि नामुकम्मल मालूमात पे जो है, नामुकम्मल बुनियाद पर ये बातें की गई, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स जो है वो दी गई, तो गलत नहीं होगा। और वज़ीर हवाबाजी ने ये दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग कैरियर PIA यूरोप UK में फ़्लाइट्स बैन का सामना कर रहा है। अमेरिका ने फ़्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में PIA को डाउनग्रेड कर दिया है। PIA दूसरे ममालिक जैसे कि अगर टर्की बात है तो वहाँ अपने मुसाफिर ले जाता है, लेकिन वहाँ से आगे दूसरी एयरलाइन उनको यूरोप और दीगर ममालिक में लेकर जाती हैं। और अब ब्रिटिश एयरवेज और वर्जिन अटलांटिक UK से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए फ़्लाइट्स ऑपरेट करेंगी, क्योंकि PIA पर वज़ीर साहब के बयान के बाद पाबंदियाँ हैं। इस माली नुकसान और इसके नतीजे में कौमी वकार को जो धचका लगा है, इसकी तलाफी कौन करेगा? क्योंकि हुकूमत ने तो वज़ीर मौसूफ से जवाब तलबी की भी जुर्रत नहीं की, तो उनको घर भेजने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़ैन साहब क्या कहेंगे इस पे? वैसे अगर कहते तो पहले ज़रा सुनवा दूं कि वज़ीर साहब कह क्या रहे हैं एक दफ़ा, ताकि याद सबको दोबारा आ जाए। आपकी भी याददाश्त के लिए मैं सुनवाती हूँ कि क्या वज़ीर साहब ने कहा है और फिर आगे चलती हूँ उस पर। ये तो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल इदारों की उन्हें मुतमिन करने में हमें तो आसानी होगी कि हमने जो गलत चीज़ें थी वो ख़त्म कर दी। अब ये बिल्कुल ठीक ठाक, फुली इक्विप्ड, फुली ट्रेंड लोग हैं, क्रेडिबल लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, तो इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा प्रेशर होगा भी नहीं। अगर कोई हुआ तो उसे भी हम फेस करेंगे। देखें, ये एक सफाई का अमल है। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि सस्पेंशन इससे पहले भी हुई, तो ये जो कुछ भी सस्पेंशन है आर्जी है, हम उनके साथ कॉन्टेक्ट में हैं। ज़ैन कुरैशी साहब, आउट ऑफ द 262 पायलट्स, और अगर PIA की बात कही जाए 141 में से सिर्फ 13 ऐसे पायलट्स हैं जिनके जाली लाइसेंसेस थे, और वज़ीर साहब ने पूरी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के उसके बाद जो उसका रद्द अमल आया वो आपके सामने है। आप समझते हैं इनको रिज़ाइन करना चाहिए? शुड लीव हिज पोजीशन एंड ही शुड बी आंसरेबल एटलीस्ट, किया क्या इन्होंने? डॉक्टर साहबा, बिफोर आई आंसर द पायलट क्वेश्चन, आपने मुझे मौका ही नहीं दिया जो फैटिफ की डिबेट चल रही थी उस पर मेरा मौक़िफ़ देने का। अगर आप मुझे 1 मिनट की इजाज़त दें तो मैं उस पर सिर्फ 2 बातें करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो बैरिस्टर साहब ने बड़ी कैजुअली आके यहाँ पे कह दिया कि जी वो पार्टी जो तालिबान खान और तालिबान सिंपथाइजर्स का नाम लेके हमें सिर्फ पुश अंडर द रग कर दी पूरी कहानी। वॉर ऑन टेरर पे किसी एक जमात का ठेका नहीं है। पाकिस्तान की कौम ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी शहीद हुए हैं, KPK के अवाम में भी शहादतें हुई हैं, हमारी पार्टी के लोगों को ने भी शहादत नोश फरमाई है। तो ये कह देना कि जी किसी एक पार्टी का ठेका है क्योंकि उस पार्टी की क़यादत लुक़मा अजल बनी है, तो ये इनका बड़ी गलत बात है। दूसरी बात, इन्होंने एक पूरी रोएदाद सुना दी MPO की और 780A की, और मेरा ही पॉइंट पे कर रहे हैं कि ये कवानीन पहले भी थे। इतने बड़े जो आपने वाह वेला एक चीज़ में मचाया है, पूरी चीज़ को आप जेपरडाइज कर रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर, और फिर खुद ही उसकी इन्होंने रोएदाद सुना दी है कि जी ये काम तो पहले भी होते थे। आई एम नॉट कंडोनिंग कि सही है या गलत है, बट ये पहले भी होते थे। फिर इन्होंने कहा कि जी इन्होंने 40-50, मुझे सिर्फ 1 मिनट देंगे, मुझे आप सिर्फ
مجھے آپ صرف 1 منٹ دیں گی. پھر انہوں نے کہہ دیا کہ جی انہوں نے بہت بڑی ازمپشن ایک بنا دی کہ جی انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے 40-50 مخالفین کو اس کے زیر تاب لانے کے لیے یہ پورا جو ہے کام کیا ہے. میں ان کی اطلاع کے لیے بتانا چاہتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف نے تاریخ میں ایک بھی کیس کسی مخالف کے خلاف نہیں کیا. یہ جتنے کیسز نون کی قیادت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت فیس کر رہی ہے, یہ مہربانیاں ایک دوسرے پہ یہ خود کرتے رہے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے اور اب 40-50 ویسے آج کل سپریم کورٹ کہہ رہا ہے چلے ہم چھوڑ دیتے ہیں, اب ذرا پائلٹس کی طرف آ جائیں. مائزہ صاحب ذرا ان کو پلیز پائلٹس کا اگر جواب دے دیں, because the nation wants to know کہ why isn't غلام سرور صاحب apologizing. جہاں تک پائلٹس کی بات آ جاتی ہے, انفارچونیٹلی ہمارا ملک میں ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم تحقیق کرتے نہیں ہیں, ہم ڈیٹیلز میں جاتے نہیں ہیں, آپ حکومت ہیں, ضرورت سے زیادہ بڑا اس کو ایک ایشو بنا دیتے ہیں. آپ حکومت ہے, ask him to hold him accountable. زین قریشی صاحب, یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این پہ یا پی ٹی آئی پہ کو بات کر دی. یہ میرے ملک کا وقار انہوں نے ڈیمیج کیا ہے, اور اس کے بعد جو ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے, پوری دنیا میں جاگن سائی ہوئی ہے. کہاں پائلٹس کہاں جو ہے ہماری ایئر لائن جو ہے اس کو بین نہیں کیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا عالمی ہے, آپ اکاؤنٹیبل ان کو نہیں ٹھہرائیں گے؟ shouldn't he resign from his post? آپ اپوزیشن میں ہوتے آپ کیا کہتے ہیں؟ I think anybody, دیکھیں میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اگر کسی نے بھی irresponsible statement دی ہے تو وہ اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, بٹ آفٹر ڈیو پروسیس. اب آپ نے دیکھا کہ ڈیو پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے, ان کی رپورٹ شائع ہو گئی ہے. ان لائٹ آف دس ایکشن لینا چاہیے, لازمی لینا چاہیے. میں تو آپ کی بات زین قریشی صاحب, آپ اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیو پروسیس ہونا چاہیے, تو وہ جو پی آئی کا ڈیو پروسیس تھا اس کے لیے کون جو ہے وہ رسپانسبلٹی لے گا؟ فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے جو رپورٹس آتی رہیں, جو فورن ایئر لائنز نے, فورن انسٹیٹیوشنز نے بین کیا, اس میں باقاعدہ وزیر صاحب کا انہوں نے حوالہ دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف 13 پائلٹس تھے. یہ تو پھر وہی چیز لگتی ہے کہ لگتا ہے کہ بیچ میں لگتا ہے کھچڑی کچھ اور پک رہی تھی. جی نہیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں I cannot speak on behalf of the aviation minister. میں صرف آپ کو اپنا ذاتی موقف دے سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ڈیو پروسیس فالو ہوا ہے, جیسے آپ نے خود ابھی پڑھ کے سنایا. ہم نے یہ رپورٹ تو نہیں دیکھی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کی بات کو کریڈیبل مانیں گے کہ یہ نمبرز آئے ہیں اس کے, اینڈ whoever is responsible should be answerable. I am not responsible for the مائی صاحبہ ایز opposition آپ سے بھی اور عامر صاحب سے بھی کوئکلی مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ جس چیز کو اٹھائیں گے, کیا آپ ڈیمانڈ کریں گے کہ وزیر صاحب جو ہے وہ اس پہ استعفیٰ دیں؟ پوری دنیا میں ہماری جاگن سائی ہوئی ہے. ماریا, بالکل ہم اس چیز کو اٹھائیں گے, اور بلکہ آپ کو بھی زین جو ہیں وہ معذرت کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں وہ اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں. آپ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ آپ پارٹ اینڈ پارسل آف دا گورنمنٹ ہیں. اگر آپ کے وزیر آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ بات کر رہے ہیں, اور انٹرنیشنلی اس چیز کا جو ہے پورا بومرینگ ہوا ہے, ساری انٹرنیشنل جو ہے میڈیا نے بھی اس چیز کو جو ہے ہائی لائٹ کیا ہے کہ آپ کے جو ہیں, so I mean it is an international embarrassment. اور اگر آپ اس میں اپنے وزیر موصوف کو نہیں جو ہے نکالتے یا ان کو جو ہے سزا تو میں نہیں کہوں گی it's a big deal, لیکن ان کو اگر اپنی عہدے سے نہیں اٹھایا جاتا. But I am really, Zain listen, ایک منٹ give me 2 minutes. دیکھیں آپ ایک عہدے پہ ہیں, آپ اپنے وزیر اعظم کو آپ ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ ایسے ارسپانسبل وزراء کو آپ جو ہیں یا سائٹ پہ کر دیں, یا ان کی سٹیٹمنٹس وغیرہ کو جو ہے ان کو بتائیں کہ کس طرح کی رسپانسبل سٹیٹمنٹس دینی ہے. دیکھیں اگر آپ میں اپنے وزیر اعظم کو ایڈوائز کر دیتا ہوں تو چلے وزیر کو تو ہٹا دیں. عامر حسن صاحب, آپ کی پارٹی کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے سر؟ کیا آپ اس کو اٹھائیں گے؟ نعرے سنے تھے, مجھے موقع دے, ہم نے جو نعرے سنے تھے وہ تھا کہ سب پاسپورٹ کی عزت ہم نے بحال کرنی تھی, اور قومی ایئر لائن کو جس جگہ کے اوپر لے گئے کہ آج قریش صاحب میری ٹرن ہے, ذرا مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. وزیر اعظم
आजम का काम सिर्फ ये नहीं है कि ऑपोजिशन पे इल्जाम लगाएं, और इन्होंने कौमी एयरलाइन को कि अपने वज़रा की माइज़ा जरा बात करने दें, अकाउंटेबल ठहराएं। माइज़ा साहबा प्लीज जरा मेरी टर्न है, बात करने दें प्लीज। सब्ज पासपोर्ट की इज्जत करवानी थी, कौमी एयरलाइन का दाखला बंद हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। अब क्यों हुआ हमें नहीं पता, कहानियां कुछ और थी। अब 1% अगर कोई उनके लाइसेंसेस थे, फेक लाइसेंसेस थे, उसके लिए आपने 99% लोगों को और 100% मुल्क का कौमी वकार, कौमी एयरलाइन का भट्टा बिठा दिया। अब ये जो हमारे सारे वज़रा ये जो हर वक्त जहाज़ी कैफियत में उड़े उड़े रहते हैं, इन वज़ीर मौसूफ की तो जाली डिग्री का केस था इनके ऊपर, और ये कौन होते हैं दूसरों की डिग्रियां चेक करने वाले। और एक बात बताऊं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की, और जो कैबिनेट के अंदर वज़ीर जो तवानाई हैं या आबी वसाइल हैं, उनसे वज़ीर ख़ारजा की बेइज्जती करवाई जाती हो, एक वज़ीर को दूसरे से पिटवाया जाता हो, तीसरे को चौथे से पिटवाया जाता हो, और प्राइम मिनिस्टर का ये फेवरेट हरबा हो, मशगला हो कि वो वज़ीरों को उसी तरह लड़ाता है जिस तरह मुर्गों की लड़ाई करवाई जाती है, और वो मज़ा लेते हैं मोहम्मद। तो फिर हम कुछ एक्सपेक्ट ना करें, क्या इस तरह मुल्क चलते हैं? क्या बिल्कुल इस तरह मुल्क नहीं चलते। और आपकी बिल्कुल इस बात को आई एम सॉरी आई हैव टू कंक्लूड द प्रोग्राम, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि कल तक प्राइम मिनिस्टर साहब जो इंडोर्स कर रहे थे वज़ीर हवाबाजी की स्टेटमेंट को, आज उनको भी फिर इस पर जो है वो जवाब देना चाहिए कि सिर्फ 13 पायलट्स ऐसे हैं जिनकी फेक लाइसेंसेस हैं, और उसकी वजह से पूरी कौमी एयरलाइन और हमारा मुल्क जो है वो सफ़र कर रहा है। तो समवन नीड्स टू आंसर टू दिस। ये इस तरह नहीं चलेगा, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आमिर हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया, ज़ैन कुरैशी साहब आपका, और माई साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।